गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिहेवियर में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं लर्निंग। लर्निंग शब्द कोई नया नहीं है आपके लिए। लर्निंग मतलब सीखना, और इसका एक परिष्कृत हिंदी में कहें तो लर्निंग को अधिगम भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और इसलिए इसको भी मैंने कई पार्ट में बांटा है। तो इससे पहले कि हम लर्निंग पे जाएं, हमने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जब एनिमल बिहेवियर का परिचय बताया था, तो हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के व्यवहार एनिमल द्वारा प्रदर्शित होते हैं या बिहेवियर रिलीज किए जाते हैं। एक जो होता है इनेट होता है, जन्मजात होता है, और वो अक्सर स्टीरियोटाइप्ड होता है ना। स्टीरियोटाइप बिहेवियर या फिक्स एक्शन पैटर्न, जो अभी हमने कल परसों बात की थी, उस तरह का होता है। दूसरी चीजें सीखता है अपने जीवन काल में, प्राणी जो है वो सीखता है। अब उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कुछ चीजें जो सीखने के पूर्व भी बहुत चीजें इम्प्रिंटेड होती है, कि वो जीन्स में होती है। लेकिन ज्यादातर जो व्यवहार होता है, खासतौर से जो अधिगम या लर्निंग का व्यवहार होता है, वो जीवन काल के अनुभवों से होता है। जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो हैबिटेट कंडीशन है जहां प्राणी रह रहा है, वहां के रहने के दौरान जो विभिन्न जो जीवन से जुड़ी गतिविधियां हैं, उसके अनुभवों से ज्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है लर्निंग। क्या लिखा हुआ है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस रादर। अधिगम क्या है? ये व्यवहार में परिवर्तन है, और यह परिवर्तन कैसे आता है? कुछ विशेष अनुभवों द्वारा आता है। अर्थात विशेष अनुभवों के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। एंड द लर्निंग बिहेवियर रेंज फ्रॉम वेरी सिंपलेस्ट टू वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत सामान्य व्यवहार से होकर के बहुत जटिल व्यवहार तक हो सकता है। तो अगर आपको लर्निंग की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखनी हो तो यहां है। अब लर्निंग जो है, ये जैसे यहां लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लर्निंग, है ना। तो देखिए फीचर्स क्या हैं कि लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा पिछले स्लाइड में। कंपेयर टू इनेट बिहेवियर, लर्न बिहेवियर्स आर लेस रिजिड। जो इनेट बिहेवियर है वो करीब करीब नॉन फ्लेक्सिबल होता है, उसमें जीवन काल में बदलाव की संभावना कम होती है। लेकिन जो लर्न बिहेवियर है ना, जो अधिगम से जनित व्यवहार है, वो समय के साथ परिवर्तित भी होता है ना। वो क्या होता है कि समय के साथ उसमें बदलाव आता है। दैट इज रादर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू द इनेट बिहेवियर। बहुत सारे लर्न बिहेवियर जो होते हैं, यानी कि जो अधिगम के द्वारा जो व्यवहार आते हैं प्राणियों में, वो बदलते हुए जो प्राकृतिक परिवेश या जो सामाजिक परिवेश या पर्यावरणीय परिवेश होते हैं, उसके अनुसार बदलते हैं। अधिकांश व्यवहार जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो जिस वातावरण में जंतु रह रहा है, उसके जो सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ जो वातावरण है, जो एक परिवेश है, उसके अनुसार बदलता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि ड्राइवर may have to change how they drive when the roads are wet or icy, otherwise they may risk losing control of their vehicles। कि एक गाड़ी चलाने का व्यवहार है, ठीक है। अब गाड़ी चलाने का व्यवहार है तो आपने देखा होगा कि जो नए लोग बाइक चलाना सीखते हैं, क्या होता है,
उनको लगता है कि गाड़ी का रेस जितना दे सको 70-80 की स्पीड में चली जाए। फिर क्या होता है, या तो स्किड करते हैं या एक्सीडेंट होता है। फिर वो एक लिमिटेड स्पीड में चलाना सीखते हैं बाइक। ड्राइवर्स के साथ भी ऐसा है, और ड्राइविंग तो खास तौर से सीखी ही जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है। हालांकि ये उदाहरण यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ये दूसरे प्रकार के जो अधिगम व्यवहार है उसमें भी फिट होता है। क्योंकि आप देखिए कि ड्राइवर जो होता है जितना सड़क पे चलता है ना, जितने प्रकार के सड़क पे चलता है, उसके अनुसार उसको ये पता है। आप बाइक चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो, जो भी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, आपको पता है कि गाड़ी जो है किस कंडीशन में डिसबैलेंस हो जाएगी या स्किड कर जाएगी, ये सारी चीजें आप पता करते हो। तो ये जो हमारे लर्निंग से जनित व्यवहार है। और ये जैसे बताया गया है कि क्योंकि जो अधिगम व्यवहार है, जो लर्न्ड बिहेवियर है, ये बदल सकता है। इट कैन बी चेंज व्हेन द एनवायरनमेंट चेंजेस। दे आर जनरली मोर एडेप्टिव देन द इनेट बिहेवियर्स। क्योंकि देखिए, प्रकृति जो है हमेशा परिवर्तनशील है। नेचर इज ऑलवेज चेंजिंग। अब नेचर बदल रहा है, तो अगर बदलते हुए परिवेश के साथ आप नहीं बदलोगे तो क्या होता है। आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ रखा है ना, कि अगर बदलते हुए परिवेश के साथ, अपने आसपास के वातावरण पर्यावरण के साथ अगर कोई प्राणी सामंजस्य बना के नहीं रहता तो क्या होता है, प्रकृति उसे विलुप्त कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइफ टाइम में जो लर्निंग की विधा होती है, जो अधिगम की विधा होती है, वो एक ढंग से किसी भी प्राणी को एडेप्टिव एडवांटेज भी देती है, यानी अनुकूलन होने की एक क्षमता भी देती है, जिसके प्रति कारण कि वो प्राणी उस वातावरण में रहने के लिए अधिक अनुकूलित हो जाता है। और इसमें लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि स्पीसीज दैट आर मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, जो प्राणी अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। अब इंटेलिजेंट तो समझाने की जरूरत, जो ज्यादा बुद्धिमान है। जैसे ऑब्वियस ही बात है कि जितने प्राणी धरती पर अभी रह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानव है, उससे कम बुद्धिमान लंगूर है, कुत्ते हैं, दूसरे मैमल्स हैं, उससे कम बुद्धिमान छिपकली है, सबसे कम बुद्धिमान में से जो इनवर्टिब्रेट एनिमल हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जितने एनिमल्स हैं हु आर टिपिकली इंटेलिजेंट, जो प्रारूपिक रूप से बुद्धिमान हैं, उनके व्यवहार में अधिकांश व्यवहार जो होते हैं वो अधिगम द्वारा जनित होते हैं वनस्पति की जन्मजात व्यवहार के। अपने जन्मजात व्यवहार की तुलना में जो अधिगम व्यवहार होता है इन प्राणियों में, जो अधिक बुद्धिमान है, उसमें ज्यादा पाया जाता है। तो वैसे लर्निंग जो है उसके बहुत सारे डेफिनेशन है। ये मैं डॉक्टर रीना माथुर की किताब का एक मैंने स्कैन करके डाल दिया है, तो थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ दूं। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वही चीज लिखी हुई है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, अधिगम एक प्रक्रिया है, विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को प्रदर्शित करती है किसी भी प्राणी के व्यवहार में। और यह व्यवहार कैसे आता है, उसके अनुभव का एक परिणाम होता है। मतलब अनुभव के परिणाम के आधार पर प्राणी जो व्यवहार करता है उस प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। लर्निंग एबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। हालांकि लर्निंग की जो एबिलिटी होती है वो जीन्स द्वारा नियंत्रित होती है, but learning process in an individual's lifetime are not genetically transferred। कि जब सीखने की क्षमता जो है अलग अलग लोगों की, वो जेनेटिक्स के आधार पर निर्धारित हो सकती है, अनुवांशिकी के आधार पर निर्धारित हो सकती है। जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग जो है अगर सितार बजाना है तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बाइक चलाना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, कुछ क्रिकेट में बैटिंग करना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। सो सम ऑफ
द कैपेबिलिटी ऑफ द मतलब क्या कहते हैं, लर्निंग ऑफ सम ऑफ द कैपेबिलिटीज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीन्स, कि कुछ चीजों को सीखने की जो क्षमता है वो जीन्स के ऊपर निर्भर कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो जो सीखी हुई चीज है आमतौर पर एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर की औलाद है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर होगा, ठीक है। जो बहुत बड़ा संगीतज्ञ हैं पंडित जसराज हैं, तो उनकी संतानें भी उसी लेवल के संगीतज्ञ होंगे, कोई आवश्यक नहीं है। तो सीखने की क्षमता जरूर आनुवंशिकी से निर्धारित होती है, लेकिन जो सीखी हुई चीज है वो एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। और लर्निंग एक प्रकार से एक जनरल टर्म है। जितने भी बिहेवियरल चेंजेज होते हैं किसी के प्राणी के व्यवहार में, उसके जीवन काल में जितने परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे उसके अनुभवों पे आधारित होते हैं, और उसी को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आदमी को ये पता चल जाता है कि भाई वो एक पर्टिकुलर फूड खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है, या फला चीज खाने से उसको जुकाम हो जाता है, तो क्या होता है, वो उसकी आदत में है कि उन चीजों को खाना वो अवॉइड करेगा। लर्निंग है ये, ठीक है। उसके व्यवहार में परिवर्तन आया कि उसने उन चीजों को खाने से मना कर दिया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई एक अनुभव के आधार पर व्यक्ति कोई सीखता है, तो जो न्यूरल सर्किट है, जो ब्रेन का जो सर्किट है, तंत्रिकाओं का जो एक परिपथ है, वो एक नया परिपथ फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कि ये चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, मतलब ये चीजें क्रियान्वित होती हैं, ठीक है। लर्निंग इंडिकेट्स अ ब्रॉड चेंज ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ड्यू टू एक्सपीरियंस इन एनिमल्स लाइफ टाइम। ये बता चुके हम ऑलमोस्ट कि ये जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है, व्यवहार में परिवर्तन है प्राणियों के लाइफ टाइम के अनुभव के आधार पर। ये भी ये बता दिया कि इट इज नॉट जेनेटिकली ट्रांसफर्ड बट फ्लेक्सिबल। तो ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशन हम आपको बता चुके, ठीक है। इसको ज्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशन दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम, वो अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। अब एक लर्निंग कितने प्रकार की होती है, इसका एक क्लासिफिकेशन दिया था थोरपे ने 1967 में, और उसमें लर्निंग की दो कैटेगरी बताई गई। एक होती है जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग कहते हैं, दूसरी फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल यानी कि जो परिवर्तनशील है। कुछ व्यवहार प्राणियों के जीवन काल में परिवर्तित होते रहते हैं। सम ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स गेट्स मॉडिफाइड विथ न्यू एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ टाइम, ठीक है। कि किसी चीज को जैसे जितनी चीजें आप सीखते हो जिसके आधार पर आपको व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब मोबाइल आया था और उसमें स्मार्ट टच नहीं था, ठीक है, तो उस समय उंगलियां करती थी उसके मोबाइल के जो बटन होते थे, की बटन्स होते थे, उसको टाइप करते। तब क्या है कि स्मार्ट क्लास होने के बाद, ये स्मार्ट क्लास कह रहा हूँ, स्मार्टफोन होने के बाद, उसका जो टच स्क्रीन होने के बाद जो उंगलियों का मूवमेंट है, उसको देखने का तरीका है, वो बदल गया, है ना। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें आप देखोगे। बाइक है, बाइक पे जो पहले बाइक आती है उसमें किक स्टार्ट होता था, पुश बटन स्टार्ट है। तो जैसे जैसे आप नए नए गाड़ियां हैं, जैसे 4 व्हीलर है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसमें पहले क्या मैनुअल गियर शिफ्टिंग होती है, मतलब उसमें क्या होगा कि आपका एक पांव जो है उस पर क्लच पे रखने की आदत पड़ जाती है, लेकिन अब ऑटोमेटिक वाले में क्लच होता ही नहीं है, तो उससे शिफ्ट करने में टाइम लगेगा उसको। तो इस प्रकार से ये चीजें बदलती रहती हैं। ड्राइविंग स्किल है, या कोई चीज कंप्यूटर पे काम करने का स्किल है, गाने का स्किल है, बहुत सारी चीजें जो है ना, वो नए एक्सपीरियंस, नए रियाज,
के साथ साथ बदलती रहती हैं, बट देयर आर सम बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लर्निंग। अधिगम के कुछ ऐसे व्यावहारिक प्रदर्शन होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो लाइफ टाइम में बदलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे इम्प्रिंटिंग है, जो इम्प्रिंटेड बिहेवियर है वो कभी नहीं बदलेगा। जो जन्म से आ रहा है, जीन से आ रहा है ना, जन्मजात व्यवहार की तरह है। तो कुछ लर्निंग जो है वो इम्प्रिंटेड होता है हमारे में, और कुछ में होता है कि रीजनिंग और इनसाइट होती है। जैसे आदमी ने एक बार एक कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया किसी भी चीज के लिए, मान लीजिए कि उसको एक सही गलत की पहचान हो गई, फिर क्या होगा कि वो जल्दी जो सही से गलत या गलत से सही करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, कि अगर आदमी ने एक चीज को बिलीव करना शुरू कर दिया, किसी भी आइडियोलॉजी को मानना शुरू कर दिया, तो उसकी आइडियोलॉजी को बदलना बहुत कठिन है। जैसे किसी को ये पता चले कि वो फला कम्युनिटी खराब होती है, फला जाति खराब होती है, या फला आदमी खराब है, तो उसके जो परसेप्शन में परिवर्तन करना काफी कठिन हो जाता है। तो ऐसी इंसाइट, ऐसी जो अंतर्दृष्टि है किसी भी व्यक्ति की, वो कई प्रकार से, कई तरह की हो सकती है, और ये भी आमतौर पर परिवर्तनशील नहीं होती। लेकिन देयर आर सर्टन बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस गोइंग टू द लर्निंग जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो चेंज होते हैं समय के साथ। ठीक है, अब जैसे उसमें एक है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब किसी चीज की आदत पड़ जाना। फिर ये अभी मैं आपको जो थॉर्पे वाला क्लासिफिकेशन है वो बता रहा हूँ। दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग है, या कंडीशन रिफ्लेक्स है, या पावलोवियन ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद है ट्रायल एंड एरर है, इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट लर्निंग है, या फिर लेटेंट लर्निंग है, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर कहते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के व्यवहार थे, थॉर्पे ने अलग अलग बताया था। लेकिन अब जो पढ़ाते हैं, जो किताबें हैं एक्चुअली जो एनिमल बिहेवियर की, उसमें बहुत जगह बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि ये तीनों जो है एक विशेष प्रकार की लर्निंग के ही 3 अलग अलग प्रकार हैं, जिनको हम एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। मतलब ये तीनों प्रकार की लर्निंग जो है, इसको एसोसिएटिव लर्निंग कहा जाता है। यानी ऐसा लर्निंग जो किसी न किसी चीज से एसोसिएट होती हो। एसोसिएट मतलब कि मान लीजिए कि आपको किसी को होता है ना कि वह रेलवे स्टेशन पे पहुंचाने की भूख लग जाती है, या दिन भर आदमी अगर सुबह से खाना खा के निकला है, पूरे दिन बाहर है, तो उसको भूख नहीं लगती, लेकिन घर पहुंचते उसको भूख लगती है। दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग। इस प्रकार के बहुत तरह के एक्सपीरियंस हैं। तो ये जो एसोसिएटिव लर्निंग है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है, या ऑब्जर्वेशन बिहेवियर है। तो ये सारे ये जो है फ्लेक्सिबल लर्निंग है। तो आप एग्जाम में चाहे तो लिख सकते हैं, इन 5 को लिख सकते हैं, या फिर इन तीनों के अलावा के साथ आप एसोसिएटिव लर्निंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज ऑफ द एनिमल, ये है, एक होता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब अभी मैं आपको एक आध उदाहरण बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि एक मकड़ी का जाला है घर में कहीं भी, तो उसमें मकड़ी पड़ी हुई है, मतलब स्थिर अवस्था में है, झूल रही है उसमें। उस मकड़ी के जाले को ना आप हल्का हिलाओ, तो क्या होगा कि मकड़ी तेजी से भागेगी। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर यही काम करो, फिर 10 मिनट के बाद यही काम करो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो उसका रिस्पॉन्स है ना, भागने का जो रिस्पॉन्स है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो आप रिपीटेड स्टिमुलस आप दे रहे हो ना, लगातार बार बार दोहराते हुए रिपीट करके जब आप वहां पर कोई स्टिमुलस या उद्दीपन दे रहे हो, तो उस उद्दीपन के प्रति धीरे धीरे रेस्पॉन्स कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी कहीं हम बैठे हुए हैं, कोई घर में बैठा है, अचानक बाहर कोई ब्लास्ट हो, या ब्लास्ट की आवाज सुनाई पड़े, तो एक बार सचेत हो जाएगा, बाहर निकल के देखेगा भाई क्या है नहीं है, घबराएगा थोड़ा सा। लेकिन ये पता चले कि कहीं कोई माइनिंग हो रही है, वहां ब्लास्टिंग हो रही है, और वहां रूटीन काम है, तो फिर वो ब्लास्टिंग होगी तो उसको उसके प्रति ज्यादा पैनिक नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसको।
तो उसी प्रकार का है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज दैट एनिमल लर्न इज थ्रू हैबिचुएशन। आदि एक बहुत सामान्य तरीका है, ये बहुत सिंपल टाइप का बिहेवियर होता है यूजुअली। मैंने कहा था ना कि बिहेवियर सिंपल से होके सामान्य से लेकर के जटिल तक हो सकता है। तो दिस इज अमंग द सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर। तो ये हैबिचुएशन होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, एनिमल डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस। मतलब बार बार किसी स्टिमुलस को देने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसमें कमी आती है। कि बार बार अगर कोई स्टिमुलस या उद्दीपन दिया जाए तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है स्टिमुलस के प्रति, उसमें एक कमी आती है, एंड दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। यानी किसी भी उद्दीपन के बार बार देने के पश्चात प्राणी की जो प्रतिक्रिया होती है उसमें अगर कमी आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, हैबिचुएशन करेंगे। और ये अक्सर उस तरह के बिहेवियर में होता है जिसमें किसी प्रकार का बेनिफिट या रिवॉर्ड नहीं होता। आमतौर पर जो एसोसिएटेड बिहेवियर होता है उसमें कोई बेनिफिट होता है या रिवॉर्ड होता है, इसमें नहीं होता। और करीब करीब ये जो है हैबिचुएशन जो है, इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड टू अकर इन वर्चुअली एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल। ये आदमी से लेकर के अमीबा तक, यानी जो सबसे प्राइमरी कैटेगरी का एनिमल है उससे लेकर के जो सबसे विकसित प्रकार का प्राणी है, सबों में ये एक समान पाया जाता है। ठीक है, ये सब में पाया जाता है, आदमी में भी पाया जाता है। और अमीबा में तो आपने देखा ही था, थिग्मोटैक्सिस होता था ना, कई तरह के टैक्सिस होते थे। इट इज एन एडेप्टिव रेस्पॉन्स बिकॉज रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस व्हेन देयर इज नो बेनिफिट और रिवॉर्ड इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। ये एक प्रकार का एक अनुकूलन प्रक्रिया है, एक अनुकूलन प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए अब जो चीज ऐसी है जो लगातार हो रही है, उसके प्रति आदमी को घबराना चाहिए या सचेत होना चाहिए, लेकिन वो रूटीन में हो रही है और उसके होने नहीं होने से कोई न तो नुकसान हो रहा है न फायदा हो रहा है। पहली बार कोई प्राणी क्यों रेस्पॉन्ड करता है किसी भी ऐसे सिचुएशन में? क्योंकि उसको लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई अटैकर आ गया, हमारे अस्तित्व पर खतरा है, हमें नुकसान हो सकता है ना, या फिर हमें फायदा हो सकता है कि पता चले कि सरजा गेट पे वहां पर फ्री में लोग पैसे बांट रहे हैं, तो क्या होगा? आदमी दौड़ के जाएगा वहां पे, आसपास का सब जिसको पता चलेगा कोई फ्री में पैसे बंट रहे हैं, जाके ले लो। लेकिन पता चलेगा कि रास्ते कि वहां पहुंचा, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन फिर किसी ने कहा फिर पैसे बंट रहे हैं, दूसरे बार फिर जाएगा, लेकिन उतने उत्साह से नहीं जाएगा। तीसरी बार फिर जाएगा, पता चला फिर नहीं बंट रहे हैं, फिर वो ऐसी अफवाह आने के बाद भी जाना छोड़ देगा। ठीक है, तो जहां कोई रिवॉर्ड नहीं हो, जहां कोई बेनिफिट नहीं हो, और वो ऐसा स्टिमुलस जिससे न तो कोई रिवॉर्ड हो रहा हो, न तो कोई फायदा हो रहा हो, न कोई पनिशमेंट मिल रहा हो, उसके प्रति रेस्पॉन्ड बार बार अगर एनिमल करेगा तो इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये जो है ऊर्जा की बर्बादी है। इसलिए हैबिचुएशन एक ढंग का अनुकूलन है। एक हैबिचुएशन से मिलती जुलती चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। ये बिल्कुल हैबिचुएशन के उल्टी ही बात है, लेकिन ये है उसी प्रकार की एक प्रक्रिया कि sensitization is opposite to habituation. In sensitization, the animal learns to react more often and more strongly to repeated stimulus. ठीक है, कि कई बार मान लीजिए कि आदमी ने, मान लीजिए कोई आदमी रात के समय बाथरूम में चला गया और बाथरूम में उसका पैर किसी सांप पे पड़ गया जो नालदे से आ गया था, सांप ने काट लिया। ठीक है, अब वो आदमी का ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो बाथरूम में जाएगा तो किसी रस्सी में भी पांव पड़ेगा तो ज्यादा पैनिक करेगा। जैसे एक एग्जांपल और हम आपको, तो इस तरह का है कि दिस इज अपोजिट टू हैबिचुएशन। इन सेंसिटाइजेशन एनिमल लर्न्स टू रिएक्ट मोर ऑफन और मोर स्ट्रांगली टू अ रिपीटेड स्टिमुलस। मतलब बार बार जो उद्दीपन दिया जा रहा है उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी प्रतिक्रिया जो है और ज्यादा तेज हो जाएगी या और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगी।
तो हम उसको सेंसिटाइजेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अचानक से कोई बहुत भारी सा आवाज आ रहा है, भारी सा आवाज आ रहा है, तो इससे ऐसा आप नहीं कह सकते कि अगर आपके पड़ोस में कोई बिल्कुल धम से आवाज आई, बिल्कुल किसी बम फटने की, तो ऐसा नहीं होगा कि बार बार बम फटेगा तो आदमी बिल्कुल हैबिचुएट ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि बम फटने से और कुछ नहीं होता, लेकिन जो है कानों को नुकसान तो पहुंचता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और दूसरे फिजियोलॉजिकल इश्यू होते हैं, सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो नॉर्मली लाउड साउंड के प्रति एनिमल जो है बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, और वो क्या करेगा कि कहीं भी जो सोर्स ऑफ साउंड है उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार उसी प्रकार का साउंड अगर थोड़ा सा उतना लाउड नहीं भी हो, तब भी वो प्राणी जो है, वो व्यक्ति जो है उसी प्रकार से स्ट्रांगली व्यवहार करे। इसको हम कहते हैं सेंसिटाइज हो जाना। सेंसिटाइज हो जाना मतलब ये अक्सर क्या होता है कि जब कोई डर बैठ जाता है या कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल तकलीफ हो रही हो, उस कंडीशन में ये सेंसिटाइजेशन की क्रिया होती है। अब देखिए हैबिचुएशन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि लॉस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस टू अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई। मैंने कहा ना, वहाँ ना तो कोई बेनिफिट है ना रिवार्ड है, सो स्टिमुलाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें ब्राउन बियर हैबिचुएशन, जो ब्राउन बियर होता है, तो होता क्या है कि वहां पर अगर आदमी को जाने के बाद बियर को भागना चाहिए, या बियर को देख करके आदमी को भागना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहां क्या होता है, बियर भी देखता है तो आदमी है तो आता रहता है, आदमी भी देखता है यहाँ बियर है तो आता रहता है, फिर दोनों एक दूसरे के उपस्थिति को टॉलरेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब देखा होगा तो भले ही रिस्पॉन्स किया होगा आदमी ने या बियर ने। जैसे आप गिर फॉरेस्ट में चलो जाओ, वहाँ लायन जो है ना, लायन बिल्कुल वहाँ गाय की तरह या किसी नॉर्मल गाय भैंस की तरह वो घूमते रहते हैं गिर फॉरेस्ट में, और सिर्फ लोग जो जाते हैं वहाँ जीपों में बैठ करके, तो जीप के बाहर देखोगे 4-5 लायन एक साथ बैठे हैं। अब नॉर्मली अगर सिरोही में किसी के गाड़ी के आगे कोई तेंदुआ भी आ जाए तो क्या होता है, पैनिक में आ जाएगा, या कोई पैंथर आ जाए तो, लेकिन वहां पर पैनिक नहीं होते। तो उसी प्रकार की कंडीशन है। उसी प्रकार से देखिए कि दिस काइंड ऑफ डिसरिगार्ड मतलब रिस्पॉन्डिंग टू मीनिंगलेस स्टिमुलाई। जैसे सी एनिमोन है, अब इसके टेंटिकल्स है, तो नॉर्मली कोई फूड आता है तो ये टेंटिकल्स इसके खुल जाते हैं, लेकिन अगर बार बार आप इसको किसी छड़ी को लेकर के या उसको बार बार स्टिमुलेट करेंगे तो ये टेंटिकल्स खुलना बंद हो जाएंगे, वो हैबिचुएट हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रेरीज डॉग है, ये कुत्ता है एक प्रकार का, और ये प्रेरीज के मैदान में पाया जाता है, घास का मैदान है। तो वहां क्या होता है कि जैसे ही छोटी सी भी हलचल होती है ना, मान लीजिए कोई ह्यूमन का पाँव का ये है, या होता क्या है कि ये बड़ा वल्नरेबल डॉग है। इसके क्या कहते हैं, जो मांसाहारी जानवर हैं, लोमड़ी है, सियार है, ये सब आकर के बड़े कोई कैट प्रजाति के जो दूसरे मांसाहारी हैं, इनसे बड़ा खतरा रहता है इसको। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली अपने जो है शेल्टर में रहते हैं, इनका बना हुआ है एक क्या कहते हैं उसमें, एक सुरंग नुमा ये बना करके अपना घर रहते हैं, तो घरों में छुपे हुए होते हैं। बाहर जैसे ही आते हैं तो जैसे ही किसी के सामान्य आदमी का क्या भी पैर चलने की आवाज होती है ना, तो वो बिल्कुल अपने उसमें सुरंग में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे इसने अगर इस प्रेरी डॉग ने किसी की आवाज सुनी तो एक ढंग का एक अलार्म कॉल वो करेगा, एक आवाज निकालेगा जो दूसरों के लिए एक वार्निंग होगी कि जब भी कोई प्रेडेटर के द्वारा थ्रेटन किए जाते हैं तो अलार्म कॉल की निकलते हैं। तो पहले अलार्म कॉल जो होता है ह्यूमन स्टेप्स भी होता है, लेकिन बार बार अगर आदमी वहां पर आना जाना चालू कर देता है एक ह्यूमन हैबिटेट के हिसाब से, बार बार आता जाता है, तो फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ना कि इसको मैंने पूरा लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में लिख लेना। एक एडेप्टिव प्रोसेस क्या है कि अनुकूलन की प्रक्रिया है और नॉन डिसोसिएटिव है, ठीक है। और हैबिचुएशन इज अ डिक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड एलिसिटिंग। बार बार ये स्टिमुलस आता है तो
उसमें रिस्पांस कम हो जाता है सेंसरी। और ये एक्चुअली हाँ, ये एक जब बात आपको जरूर यहाँ पे लिखनी चाहिए कि ये सेंसरी फैटिग से नहीं होता। हो सकता है कि बार बार ऐसा व्यवहार करने के कारण प्राणी जो है थक जाए, है ना। मान लीजिए कि हमेशा डरता रहेगा तो क्या होगा, उसका एक नर्वस सिस्टम पे थकान सी हो जाएगी और फिर बाद में डरना बंद कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई न्यूरल फैटिग हो जाती है, उसके तंत्रिका तंत्र में थकान सी स्थिति नहीं होती, या मोटर फैटिग नहीं होता, मतलब उसके मांसपेशियां थकने के कारण ऐसा नहीं होता कि वो हैबिचुएट हो जाती है। उनकी मांसपेशियां या उनके तंत्रिका तंत्र में किसी थकान की वजह से ये नहीं होता। और सेंसरी एडेप्टेशन जो होता है जब भी एनिमल जो होता है वो ये मोटर फैटिग वही लिखा हुआ है कि सेंसरी एडेप्टेशन भी होता है जब एनिमल उससे स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो उसको सेंसरी एडेप्टेशन कहते हैं। ऐसा होता नहीं है। हैबिचुएशन इज नॉन एसोसिएटिव प्रोसेस, ये हम आपको बता चुके। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू हैबिचुएशन। अब मेरे ख्याल से हैबिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था किताब में पढ़ लेना, है ना, या फिर नेट पे सर्च कर लीजिए, हैबिचुएशन पे बहुत मैटर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।